नमस्ते। आज हमारे सामने एक बहुत दिलचस्प चर्चा है जो आत्मविश्वास और नार्सिसिज्म के बीच की बारीक लकीर को समझाती है और इसके लिए ग्रीक माइथोलॉजी से लेकर भारतीय दर्शन तक का सहारा लेती है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को और असरदार बनाने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले इसका ढांचा यानी स्केलेटन मजबूत करेंगे। ठीक है। फिर इसके दिल यानी कोर आइडिया को और धार देंगे और आखिर में इसे हाथ पैर देंगे, मतलब सुनने वालों के लिए कुछ ठोस बातें जिन्हें वे इस्तेमाल कर सके। बहुत अच्छा तरीका है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके स्केलेटन यानी ढांचे की बात करते हैं। आपकी टॉक का जो प्रवाह है वो बहुत तार्किक है। हाँ। आप नार्सिसिज्म की परिभाषा से शुरू करते हैं, फिर नार्सिसस की कहानी, उसके प्रकार और फिर भारतीय संदर्भ, मतलब सब कुछ एक लाइन से चलता है। हाँ, एक फ्लो बना हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जब मैं अंत तक पहुंची तो जो लंबा सवाल जवाब का सेशन था वो मुझे मुख्य टॉक से थोड़ा कटा हुआ सा लगा। अच्छा। ऐसा लगा जैसे एक बहुत अच्छी फिल्म खत्म हुई और उसके बाद डायरेक्टर ने आकर कहा कि अरे हाँ, ये कुछ सीन भी थे जो हम डाल सकते थे। वो जो एक कसा हुआ असर था वो थोड़ा बिखर गया। मैं समझ रहा हूँ। वो सवाल जवाब वाला हिस्सा एक दोधारी तलवार जैसा है। हाँ। उसमें बहुत कमाल के आइडिया हैं, इसमें कोई शक नहीं, जैसे लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी या फिर सेल्फी कल्चर का जिक्र। हाँ, वो बहुत जरूरी बातें हैं। जरूरी हैं, लेकिन क्योंकि वो एकदम अंत में आती हैं, वो मुख्य कहानी का हिस्सा नहीं लगती। वो एक तरह से एक्स्ट्रा जानकारी की तरह लगती हैं और सुनने वाला आखिर में ये सोचकर रह जाता है कि इन सब बिखरी हुई बातों को मैं कहाँ फिट करूं। लय टूट जाती है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में, अगर हम उन सवालों को मुख्य भाषण में ही डालने की कोशिश करें तो क्या उससे भाषण का जो अपना एक नेचुरल फ्लो है वो टूटने का खतरा नहीं है? मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ढांचा ठीक करने के चक्कर में हम उसकी लय ही बिगाड़ दें। बहुत अच्छा सवाल है और ये एक असली चिंता है। देखिए, इसका हल ये नहीं है कि हम सवालों को बस कहीं भी बीच में डाल दें। तो फिर इसका तरीका है उन्हें कहानी में बुनना, जहां वे सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगे। बात यह है कि आपके सवाल जवाब वाले हिस्से में जो बातें हैं वे असल में सवाल हैं ही नहीं, वे आपकी मुख्य कहानी के ही छूटे हुए अध्याय हैं। उन्हें बस सही जगह पर रखना है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण लेते हैं। आपके Q&A में एक बहुत जरूरी सवाल है कि आत्मविश्वास और नार्सिसिज्म में क्या फर्क है। हाँ, बहुत जरूरी। ये सवाल लगभग हर सुनने वाले के मन में आपकी टॉक की पहली लाइन से ही उठ रहा होगा, है ना? बिल्कुल। तो उसे अंत के लिए बचाकर रखने का मतलब है कि आप अपने श्रोताओं को पूरी टॉक के दौरान एक उलझन में छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस सवाल को क्लाइमैक्स की तरह नहीं बल्कि कहानी की शुरुआत की तरह इस्तेमाल करें। बिल्कुल। जहां आप शुरू में आत्मविश्वास और नार्सिसिज्म के बीच की पतली रेखा का जिक्र करते हैं, ठीक उसी जगह इस सवाल को अपनी बातचीत का हिस्सा बनाइए। आप कह सकते हैं, तो सवाल उठता है कि ये पतली रेखा आखिर है क्या? एक इंसान जो अपने काम पर गर्व करता है और एक इंसान जो खुद की पूजा करता है, उसमें जमीनी फर्क क्या है? ऐसा करने से आप शुरुआत से ही श्रोता को अपने साथ ले लेते हैं। समझ गए। एक और उदाहरण देखिए, सेल्फी कल्चर और सोशल मीडिया की बात। आज के जमाने में नार्सिसिज्म पर कोई भी चर्चा इसके बिना अधूरी है। सही बात है। आपने इसे Q&A में रखा है। इसकी सही जगह वहां है जहां आप नार्सिसिज्म के कारणों की बात कर रहे हैं। जब आप पारिवारिक परवरिश और सामाजिक दबावों की बात करते हैं, उसी के साथ सोशल मीडिया को एक आधुनिक और शायद सबसे शक्तिशाली कारण के तौर पर पेश कीजिए। अच्छा, उसी फ्लो में। हाँ, आप बता सकते हैं कि कैसे लाइक्स और फॉलोअर्स की दुनिया हमें एक डिजिटल लुकिंग ग्लास सेल्फ दे रही है, जहां हमारी पहचान इस बात से बनती है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। ये Q&A का एक बिंदु होने के बजाय आपके तर्क का एक बहुत मजबूत स्तंभ बन जाएगा। मैं समझ गई। तो असल में हमें सवाल जवाब वाले हिस्से को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसे पूरी तरह से मुख्य कहानी में घोल देना है। हाँ। इससे ढांचा बिखरेगा नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जो ढीले सिरे हैं वे कस जाएंगे। ठीक यही बात है। इससे आपकी टॉक एक लेक्चर कम और एक कसी हुई असरदार कहानी ज्यादा लगेगी, जिसका हर हिस्सा अपनी सही जगह पर होगा। ठीक है, ये बहुत स्पष्ट है। तो एक बार जब हम इन बिखरे हुए हिस्सों को सही जगह पर ले आते हैं
और ढांचा तैयार कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमें आपकी टॉक के सबसे अनोखे और शक्तिशाली हिस्से पर ध्यान देने का मौका देता है, जो है पश्चिमी और भारतीय दर्शन का मेल। ये आपकी टॉक का दिल है। हाँ, और ये वो हिस्सा है जहां सबसे बड़ा अवसर छिपा है। पश्चिमी मनोविज्ञान जैसे एनपीडी या गैस लाइटिंग को रामायण, महाभारत या कबीर के साथ जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत ही ताज़ा और मजबूत विचार है। यकीनन ये आपकी टॉक को दूसरों से अलग करता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों दुनियाएं साथ साथ चल तो रही हैं, पर पूरी तरह से मिल नहीं पा रहीं। जैसे दो रेल की पटरियां जो साथ हैं पर एक नहीं होती। मतलब एक तरफ आप बताती हैं कि पश्चिम में नार्सिसिज्म को कैसे देखा जाता है, और दूसरी तरफ आप बताती हैं कि भारतीय ग्रंथों में विनम्रता के क्या उदाहरण हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कमजोरी यही है कि ये अभी तुलना जैसा लगता है, तर्क जैसा नहीं। हाँ, ये पश्चिम ये कहता है और पूरब ये कहता है जैसा है। इसे जिस स्तर पर ले जाने की जरूरत है वो है, पश्चिम जिस समस्या को आज परिभाषित कर रहा है, भारतीय दर्शन सदियों पहले उसका एक अनूठा और गहरा समाधान कैसे देता है। अच्छा, अभी ये जानकारी का संग्रह है, इससे एक शक्तिशाली तर्क में बदलना है। तो आप एक केंद्रीय थीसिस बनाने का सुझाव दे रहे हैं, एक ऐसा मुख्य आइडिया जिसके इर्द गिर्द पूरी टॉक बुनी जाए। बिल्कुल। अपनी पूरी टॉक को इस एक वाक्य के चारों ओर फिर से बनाने की कोशिश करें। जहां पश्चिम आज आत्म पूजा की महामारी से जूझ रहा है, वहीं भारतीय चिंतन परंपरा में विनम्रता और हम की भावना पर जोर देकर इसका सहज समाधान मौजूद है। इस एक लाइन को अपना ध्रुव तारा बना लीजिए। हर उदाहरण, हर कहानी इसी एक बात को साबित करने के लिए होनी चाहिए। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ उदाहरण देने के बारे में नहीं है, बल्कि एक तरह का संवाद बनाने के बारे में है, जहां एक विचार दूसरे का जवाब देता है। एकदम सही। उदाहरण के लिए, जब आप गॉड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जो नार्सिसिज्म का एक बड़ा लक्षण है, तो उसे सिर्फ परिभाषित करके मत छोड़िए। ठीक है। ठीक उसके बाद महाभारत से अर्जुन की कहानी लाइए। यहाँ कृष्ण उन्हें बताते हैं कि अपनी प्रशंसा करना आत्महत्या के समान है। अब देखिए क्या हुआ। आपने कनेक्शन बना दिया। कनेक्शन से भी ज्यादा, आपने सिर्फ दो अलग अलग उदाहरण नहीं दिए, आपने पश्चिमी मनोविज्ञान के एक प्रश्न का भारतीय दर्शन से उत्तर दे दिया है। ये एक सीधा टकराव है, एक संवाद है। ये दिखाता है कि पश्चिम जिस बीमारी को आज नाम दे रहा है, हमारे ग्रंथ उसकी दवा सदियों से जानते हैं। अच्छा। इसी तरह जब आप गैस लाइटिंग की बात करते हैं, जहां एक नार्सिसिस्ट दूसरे की सच्चाई पर सवाल उठाता है, हाँ, तो आप रावण और मंदोदरी का प्रसंग ला सकते हैं। रावण मंदोदरी की हर सही सलाह को अपने अहंकार से खारिज कर देता है। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये गैस लाइटिंग का एक क्लासिक उदाहरण है, जो दिखाता है कि अहंकार कैसे सत्य को सुनने की क्षमता को खत्म कर देता है। तो हर भारतीय उदाहरण को पश्चिमी अवधारणा के सीधे जवाब या समाधान के तौर पर पेश करना होगा। हाँ, मतलब तुलसीदास या कबीर को सिर्फ विनम्रता के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि नार्सिसिक लक्षणों के एंटीडोट यानी काट के रूप में पेश करना है। हाँ, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी टॉक सिर्फ एक जानकारीपूर्ण व्याख्यान नहीं रहेगी, ये एक मजबूत मौलिक तर्क बन जाएगी। और ये सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करेगी। बिल्कुल, उसे ये सोचने पर मजबूर करेगी कि अच्छा, तो हमारे पास इस आधुनिक समस्या का एक पारंपरिक समाधान पहले से ही है। ये आपकी टॉक के दिल को वाकई में धड़कने पर मजबूर कर देगा। बहुत खूब। तो हमने ढांचा ठीक कर लिया, दिल की धड़कन यानी मुख्य तर्क को मजबूत कर दिया। अब इसे हाथ पैर देते हैं ताकि सुनने वाला इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सके। हाँ, एक्शन में ला सके। आपकी टॉक की शुरुआत माता पिता को संबोधित करते हुए होती है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर बात बहुत फैल जाती है और जो सलाह है वो अलग अलग हिस्सों में बिखरी हुई है। हाँ, और इस बिखराव का नतीजा ये होता है कि सुनने वाला आपकी टॉक से बहुत प्रभावित तो हो सकता है, लेकिन शायद प्रेरित होकर कुछ कर ना पाए। उसे ये तो समझ आ जाएगा कि नार्सिसिज्म क्या है, लेकिन ये नहीं कि मुझे कल सुबह उठकर अलग क्या करना है। जानकारी को कार्रवाई में बदलना सबसे जरूरी कदम है, और अभी वो पुल गायब है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अंत में एक क्या करें क्या ना करें की सूची बनानी चाहिए? क्या वो थोड़ा ज्यादा उपदेशात्मक या प्रीची नहीं लगेगा?
आपका सवाल सही है और हमें एक उपदेशात्मक सूची से बचना ही है। मेरा सुझाव सूची बनाने का नहीं, बल्कि एक फ्रेमवर्क देने का है। फ्रेमवर्क? हाँ, एक ऐसा शक्तिशाली समापन खंड बनाएं जो सारी सलाह को एक जगह बांध दे, लेकिन अलग-अलग भूमिकाओं के हिसाब से। क्योंकि एक माता-पिता की जिम्मेदारी अलग है, एक व्यक्ति के तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारी अलग है, और एक समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी अलग है। अच्छा। जब आप सलाह को इस तरह बांटते हैं तो वो व्यक्तिगत और कार्रवाई योग्य बन जाती है। अच्छा, तो आप एक तरह से सुनने वाले के लिए एक रोड मैप बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। सोचिए, आपकी टॉक का अंत 3 छोटे स्पष्ट हिस्सों में हो सकता है। पहला, एक माता-पिता के तौर पर। ठीक है। यहाँ आप उन सभी बिंदुओं को एक साथ ला सकते हैं जो परवरिश से जुड़े हैं, जैसे बच्चे की हर बात पर जरूरत से ज्यादा तारीफ करने और हर बात पर उसे दबाने के बीच का संतुलन कैसे बनाएं। उसे ये कैसे सिखाएं कि सॉरी बोलना कमजोरी नहीं, ताकत है। ये सब प्रैक्टिकल सलाह है। हाँ, ये माता पिता के लिए एक छोटी स्पष्ट गाइड बन जाएगी। दूसरा हिस्सा हो सकता है एक व्यक्ति के तौर पर अपने लिए। ओके। यहाँ आप लोगों को अपने अंदर की नार्सिस्टिक प्रवृत्तियों को पहचानने के तरीके बता सकते हैं। एक बहुत सरल टेस्ट है। अपनी दिन भर की बातचीत को याद करें और सोचें कि आपने कितनी बार मैं और कितनी बार हम शब्द का इस्तेमाल किया। ये दिलचस्प है। आप आत्मसम्मान और आत्म पूजा के बीच का फर्क समझा सकते हैं। यह हिस्सा आत्मनिरीक्षण के लिए है। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, एक समाज के तौर पर। नार्सिसिज्म सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये एक सांस्कृतिक मुद्दा भी है। सही बात। यहाँ आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि हमें अपने समाज में नायकों को कैसे चुनना चाहिए। क्या हम सिर्फ अभिनेताओं और अमीर लोगों की पूजा करते रहेंगे, या हम शिक्षकों, वैज्ञानिकों और उन लोगों को सम्मान देंगे जो चुपचाप समाज के लिए काम करते हैं। ये आपकी टॉक को एक बहुत बड़े कैनवस पर ले जाता है। बिल्कुल, ये एक व्यक्तिगत विश्लेषण से उठाकर एक सामाजिक टिप्पणी तक ले जाता है, और ये सलाह को यादगार और बहुत शक्तिशाली बना देता है। ये तो बहुत ही कारगर तरीका है। इससे सुनने वाले को ये महसूस नहीं होगा कि उसे लेक्चर दिया जा रहा है, बल्कि उसे लगेगा कि उसे अपनी अलग-अलग भूमिकाओं के लिए कुछ उपयोगी उपकरण दिए जा रहे हैं। ठीक, यही लक्ष्य है। ये उसे सशक्त बनाता है। जानकारी देना अच्छा है, लेकिन लोगों को बदलने की ताकत देना बेहतर है, और ये ढांचा वही करता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो 3 मुख्य सुझाव निकल कर आते हैं। पहला, टॉक के स्केलेटन को मजबूत करने के लिए सवाल जवाब वाले हिस्से को मुख्य कहानी में ही सही जगहों पर बुन दें, ताकि एक सहज प्रवाह बने। सही है। दूसरा, टॉक के दिल को धड़काने के लिए पश्चिमी और भारतीय दर्शन को सिर्फ समानांतर न रखकर भारतीय चिंतन को पश्चिमी परिभाषित समस्या के एक समाधान के रूप में पेश करते हुए एक मजबूत केंद्रीय तर्क बनाएं। बिल्कुल। और तीसरा, इसे हाथ पैर देने के लिए अंत में एक स्पष्ट कार्यवाही योग्य हिस्सा बनाए जो माता-पिता, व्यक्ति और समाज, इन 3 भूमिकाओं के लिए सलाह को एक फ्रेमवर्क में बांधता हो, ताकि सुनने वाला सिर्फ सोचे नहीं, कुछ कर भी सके। बिल्कुल, ये 3 बदलाव आपकी टॉक को एक अच्छी जानकारी से एक अविस्मरणीय और परिवर्तनकारी अनुभव में बदल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आपके काम को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। जब आप इन सुझावों पर काम कर लें तो हम आपका संशोधित ड्राफ्ट देखने के लिए उत्सुक रहेंगे।